नमस्कार, कालका से समालखा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं। जो अंबाला शहर में एक निजी हॉस्पिटल पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सीआईए की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी करीब 9 घंटे तक चली है। इन 9 घंटों के दौरान हॉस्पिटल के बाहर नशे छोड़ने वाली दवाई देने वालों का तांता लगा रहा। हॉस्पिटल के बाहर आए लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हम यहां पर नशा छोड़ने की दवाई लेने आए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर की माने तो सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी और उस आधार पर रेड की गई है। साथ ही पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। वहीं दवाइयों के कमरे को भी सील कर दिया गया है। वहीं सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। रेड नहीं थी, जो नॉर्मल इंस्पेक्शन था उस हिसाब से आए थे। सीएम फ्लाइंग की तरफ से और हमारे सीएमओ साहब की तरफ से आए थे कि पूरा रिकॉर्ड चेक करना है, किस तरह से मेडिसिन आप डिस्पेंस कर रहे हैं, क्या पेशेंट का सेटिस्फेक्शन है, वो सारा सब कुछ चेक करके गए थे। बारीकी से एक एक दवाई का एक एक सारी डिटेल उन्होंने चेक किया। इसमें हमारे सीएम फ्लाइंग हैं, सीएमओ से हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट से हैं और सीआईडी डिपार्टमेंट से हैं। और वहीं हरियाणा में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की भी खरीद शुरू करेंगे। इसको लेकर अधिकारियों के साथ भी बैठक करके दिशा निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि उनकी कोशिश है कि कोई सरसों की खरीद में कोई कमी ना आए। वहीं बता दें कि कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई पाक साफ निकल आता है तो वह अपराधी नहीं होता। अभय चौटाला की पार्टी के आधार नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। शुरू कर दी और 1 अप्रैल से हम गेहूं की खरीद भी शुरू कर रहे हैं और हमारी तैयारियां पूरी हैं खरीद की। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आज ही मैंने अधिकारियों की बैठक भी ली और उन्हें पूरा विश्वास दिलाया कि कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कई बार बारदाने की कमी होती है और व्यवस्था मंडियों में ठीक नहीं होती है, तो उसको लेकर कुछ बताया था? नहीं, देखिए, हमारी कोशिश है कि कहीं भी कोई कमी ना आए, लेकिन फिर भी इतना बड़ा काम है, कई बार कहीं कुछ छोटी मोटी शॉर्टेज वगैरह हो जाती है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि कहीं भी इस प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। पशुपालन विभाग को लेकर आपने अधिकारियों से बातचीत की होगी, क्या कुछ फीडबैक आया है? कितनी जरूरतें डॉक्टरों के लिहाज से या जो मोबाइल हॉस्पिटल शुरू करने थे उसको लेकर क्या? मैंने इसके बारे में बातचीत की है, लेकिन हमारे पास अभी कोई डॉक्टरों की मतलब जो कमी थी वो लगभग कुछ भर्ती भी होगी हमारी, तो आने वाले टाइम में कोई कमी हमारे पास रहेगी डॉक्टरों की, लगभग पूरी रहेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। कांग्रेस की बात करें और दूसरे दल है तो अपने कैंडिडेट भी अब तक डिक्लेयर नहीं कर। जो आपके कैंडिडेट डिक्लेयर हुए इसको लेकर विपक्ष निशाना साधा है नवीन जिंदल को लेकर और रंजीत चौटाला को लेकर कि अपनी पार्टी के नेताओं को टिकट नहीं दिया। ये तो प्रश्न चिन्ह है ना, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है ना कि उनके अच्छे अच्छे लोग जो थे वो सारे के सारे छोड़ते जा रहे। इसका मतलब ये है कि जो नेतृत्व है उसमें योग्यता नहीं है अपने लोगों को रोक के रखने की, अपने साथ लगाए रखने की, क्योंकि उनके निर्णय इस प्रकार के होते हैं कि जो अच्छे लोग हैं वहां वो महसूस करते हैं कि पार्टी सही दिशा में नहीं चल रही। और अगर अच्छे लोग कहीं से भी आते हैं तो उसमें दिक्कत क्या लेने में? चाणक्य ने तो कहा कि हीरा चाहे कहीं भी पड़ा हो तो उसको उठाने में क्या दिक्कत है। तो अगर हमें अच्छे व्यक्ति कहीं से मिलते हैं तो हम स्वीकार करेंगे उसे। क्या पार्टी के साथ जो आप बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, क्या उनमें मायूसी नहीं होती इस तरह का जो फैसला लिया जाता है? क्योंकि जो कार्यकर्ता लंबे समय से कहीं ना कहीं उनकी भी एक ये रहता है कि हम भी चुनाव लड़े, नजरअंदाज उनको करना कितना का आप सही मानते हैं? नहीं, देखिए, पार्टी एक विजन के लिए काम कर रही है। मेन उद्देश्य उसका एक बड़ा परिवर्तन, भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना जो है ना, वो पार्टी का विजन है। तो कई बार ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, कई बार दिक्कत भी होती है, लेकिन फिर भी जो लोग विचार की पॉलिटिक्स करते हैं ना, किसी विजन को लेके काम करते हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर मेरा कोई नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, अगर देश का फायदा होता हो तो वो उसको स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी में हमने बहुत से लोग बाहर से लिए, उसके बावजूद भी जो कार्यकर्ता है हमारे उसी प्रकार से पार्टी के लिए काम। वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया कि कांग्रेस नेता चुनाव के लिए पहले कहा करते थे कि मैं लड़ूंगा, और अब कांग्रेस की डूबती नैया को देखते हुए कह रहे हैं कि तू लड़। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और साथ ही बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। नेत ने
कंगना रनौत पर जो भद्दी टिप्पणी की है वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये तो कांग्रेस की संस्कृति है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी पुस्तक दी इनसाइडर के पेज नंबर 767 पर भी इसी प्रकार का जिक्र किया था। तो ये नई बात नहीं है। कांग्रेस की तो महिलाओं के प्रति सोच ही नहीं। और हुड्डा साहब ने जिस पार्टी में इस बात के लिए लड़ाइयां होती थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देखते हुए ऐसा ही बयान आज भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने दिया है। उन्होंने कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को कहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव आप लड़िए। इससे मालूम होता है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है और ये नेता कितने न्यायाधीश हैं। सब सुप्रिया श्रीनेत। वहीं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने त्रिपुरा वेस्ट लोकसभा सीट से नामांकन भरा। नामांकन के दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उपस्थित थे। ये खबर जहां पर बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने नामांकन आज भरा है और साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री साहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज उनके नामांकन के दौरान वहां पर पहुंचे और जनता से उनके समर्थन में मतदान करने की अपील की। तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही मनोहर लाल भी आपको, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बिप्लब देब ने आज नामांकन भरा है और उसी को देखते हुए आज अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी आज उन्हें समर्थन दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव का टिकट फाइनल होते ही रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने लोगों का समर्थन जुटाना भी शुरू कर दिया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा बादली हलके के सौधी गांव में स्थित गुलिया खाप के चबूतरे पर पहुंचे, जहां गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया ने उनका जोरदार स्वागत किया और बता दें कि खाप की तरफ से उन्हें पूरा समर्थन देने की भी बात कही। वहीं गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया का कहना है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा उनकी खाप के अंतर्गत आने वाले गांव एमपी माजरा के रहने वाले हैं और गुलिया खाप अपने बेटे और भाई अरविंद शर्मा का पूरा समर्थन उनका करेगी। उन्होंने लोगों से अरविंद शर्मा के समर्थन में वोट करने की भी अपील की है। देखिए, ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी और जनता की टिकट है, इनके आशीर्वाद की टिकट है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जेपी नड्डा जी, हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी, सब ने मिलकर के हमारे खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सैनी जी, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने एक विश्वास मेरे अंदर जताया और जनता की फिर से सेवा करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रोहतक लोकसभा 400 पार का जो टारगेट है उसमें रोहतक लोकसभा भी शामिल होगा। उसका रोहतक का हर एक किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड सब इसमें शामिल होकर के इसको 400 पार के मिशन को पूरा करें। ये जो लोकसभा प्रत्याशी है ये हमारी खाप से ही है। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हमारी जो है खाप से ही है। इनका गांव जो है हमारी खाप के अंदर ही है, गुड़िया खाप के अंदर, और ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनका स्वागत नहीं, इन्होंने जो है जनता को, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने अपना प्रचार ही हमारे चबूतरे से स्टार्ट किया। यह हमारी खाप का चबूतरा है, गुड़िया खाप का, और इस गुड़िया खाप के चबूतरे से इन्होंने आज जो है इसका अपने जो प्रचार का जो माध्यम बनाया, सबसे पहले चबूतरे पाए हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और मौजूदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धर्मवीर भड़ाना अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। निवर्तमान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, राज्य मंत्री सीमा त्रिखा, जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा, विधायक नरेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करवाया। फरीदाबाद से खबर, जहां पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। धर्मवीर भड़ाना अब आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही 20 के करीब जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीमा त्रिखा मौके पर मौजूद है, कृष्णपाल गुर्जर वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कई बड़े तमाम नेता उनकी मौजूदगी में धर्मवीर भड़ाना ने बीजेपी में शामिल हुए। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। हम साल के 365 दिन काम करते हैं। बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। इसके साथ ही बनवारी लाल कांग्रेस पर तंज कसते हुए बोले कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हर दिन मतलब साल के 365 दिन फील्ड में रहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स है वो जनता के बीच में जाकर करता है। और पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक जाकर के पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है पन्ना प्रमुख तक हमने बनाए हुए हैं। तो मुझे कोई नहीं लगता कि भारत में लोगों को 7 अप्रैल को बेरी में होने वाले कांग्रेस के जन आक्रोश रैली का न्योता देने पहुंचे थे। यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने देश और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं बता दें कि रघुवीर सिंह कादियान ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा की जीत का भी दम भरा। उनका कहना है कि इस बार दीपेंद्र हुड्डा भारी बहुमत से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। देखो जी, इसमें 400 पार का नारा रोहतक की चौधरी वाली बात है। 400 पार का जो नारा दिया है ये तो एक जुमलेबाजी बहुत पुरानी चल रही है। जिस जुमलेबाजी में 15 लाख भी खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां भी आएंगी, है जी। और कितने मतलब आश्वासन दिए थे देश में ये होगा, क्रांति आएगी, देश में विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे। आज ये चुनाव जो है 2024 का चुनाव, ये मामूली चुनाव नहीं। ये इंडियन हिस्ट्री में जो पिछले 10 साल हैं। वहीं हरियाणा में सरसों की खरीद का दूसरा दिन है, लेकिन मंडियों के अंदर व्यवस्थाएं बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। आपको बता दें कि रेवाड़ी के अनाज मंडी में किसान देर रात से अपने ट्रैक्टर में खुली सरसों लेकर के बैठे रहे। इस पर किसानों का कहना है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी उनका नंबर नहीं आया। लाइन में खड़े किसान पानी और भूख से परेशान हो चुके हैं। किसानों ने कहा कि अगर सरकार गांव के हिसाब से खरीद करती तो ज्यादा अच्छा रहता। बता दें कि रेवाड़ी अनाज मंडी से ये लाइन तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक लंबी लगी हुई है। गांव भगवानपुर का वासी है। सरसों बेचने आए? हाँ, सरसों बेचने के लिए आज मेरा दूसरा दिन। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत खराब है। सुबह से लोग लाइन पे लगी हुई है, अभी तक कुछ भी मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है प्रोसेस। कितने बजे आए थे? मैं सुबह 4 बजे से लाइन पे लगा हुआ हूँ। तब मैं सुबह मॉर्निंग में आया तब मैं 120 नंबर पे था और अभी सिचुएशन सेम है। पीछे भी है? मेरे से पीछे भी कम से कम 200 ट्रैक्टर के आसपास मेरे पीछे हैं। तो टोटल आज की डेट में 300 ट्रैक्टर के आसपास आए हुए हैं। पता चल पाया क्या कुछ कारण? नहीं, अभी से कुछ कारण नहीं है। ये पता चल पा रहा है कि आगे से ऑर्डर नहीं मिला है, अभी शुरू नहीं हुआ है। हमारी बातचीत चल रही है आगे जो भी है। कितना टाइम होगा खड़े हुए? हम सुबह से खड़े 5 बजे से। आज मात्र दूसरा दिन है, उसके बावजूद इस तरीके की व्यवस्था कैसी लग रही है? व्यवस्था जी ठीक तो है नहीं। सुबह से खड़े तो भूखे प्यासे आगे मंडी खरीद नहीं, सबसे बंद कर रखते हैं। खरीद प्रक्रिया कैसे देखते हैं? जो टोकन गेट पास कर लेते हैं, सैंपल चेक करते हैं। तो क्या लगता है व्यवस्था चेंज करनी चाहिए? चेंज करनी चाहिए। किस तरीके की करनी चाहिए? सीधा अंदर बाढ़ो, कांटा करो, सीधे खाली हो जाएगा, खुल जाएगी। सुबह 4 बजे आके खड़ा था, भूखा पेशा है। मतलब घर तो कोई बालक है ना जो खाना दीजिए, ट्रैक्टर छोड़ के जाना सका, खाना ना खाए। उम्मीद है नंबर आए ना? अब उम्मीद खत्म होगी। सुबह सुबह उम्मीद थी, अब
15 गया, 50 गया, 40 गया, कितना गया है, अब उम्मीद टूट गई हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मंडी में जो टोकन प्रक्रिया चलाई है वो किस तरीके की है, क्या सही है या चेंज करनी चाहिए? ऐसा है बाबूजी, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लग जाओ कोई दिक्कत ना, चलता रहो, उम्मीद रहो भाई हाँ आज काम हो जाएगा 2 4 5 घंटा तो ठीक है, नहीं 90 का है। कल सरसों की जो एमएसपी पे खरीद थी वो शुरू हो गई है 26 मार्च से, और कल 1130 क्विंटल सरसों की आवक हुई है। 5650 एमएसपी रेट है और 62 किसान जो है उन्होंने सरसों बेची है कल। तो अभी शुरुआत हो गई है, तो 1-2 दिन थोड़ा सा सिस्टम बनने में समय तो लगता है। व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जल्दी हम शेड्यूल भी जारी कर सकते हैं। ऊपर हमारी अधिकारियों से बातचीत चल रही है, तो कोई समस्या नहीं आने देंगे। मॉइस्चराइज की बात करें सर, कितने % मॉइस्चराइज इस बार रखा गया? मॉइस्चर 8% सरसों में जो है 8% मैक्सिमम जो है वो अलाउ है। वहीं हाल ही में कांग्रेस छोड़कर जेजेपी में शामिल हुए राव बहादुर ने जेजेपी के साथ गठबंधन की पुरानी पार्टी बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि प्रदेश में बीजेपी के 1-2 सीटों पर ही सिमटने की बात कही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस पर भी प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ नेताओं और कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करने में काम करती है। जेजेपी में शामिल होने के बाद इन दिनों राव बहादुर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले जिलों के दौरे पर हैं और लोगों की नब्ज भी टटोल रहे हैं। इसी कड़ी में वे भिवानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। तो वहीं 10 में से 8 सीटों पर जजपा की जीत का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि वे तो सामान्य वर्कर और चौकीदार की तरह पार्टी में आए हैं और यदि उन्हें पार्टी मौका देती है तो 4,20,000 से ज्यादा वोटों से इस बार जीत हासिल करेंगे। ये खबर देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां पर भिवानी में जेजेपी के नेता राव बहादुर का बड़ा बयान सामना है। कांग्रेस सिर्फ जो है कार्यकर्ताओं का उपयोग करती है, उनका ये कहना है। संगठन न बनने की वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जेजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बताया कि कांग्रेस में कोई एक रणनीति बन ही नहीं पा रही थी, संगठन नहीं बना, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। साथ ही कांग्रेस पार्टी को लेकर के एक करारा उन्होंने बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करती है। बता दें कि वो भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से जो है वहां पर चुनावी दौरा कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर लोग फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार करते हुए राव बहादुर नेता मौके पर मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने भिवानी का भी दौरा किया और कई आने वाले दौरे जो है आगामी दिनों में उनके देखने को मिल सकते हैं। आज हमारे जेजेपी के हमारे साथियों का, चाहे नेताओं की बात करें चाहे वर्कर की बात करें, उनकी कहीं न कहीं सलाह लेने के लिए और सबके विचार लेने के लिए आज आपके बीच में आए, क्योंकि इससे पहले हमने महेंद्रगढ़ जिला में नारनौल में मीटिंग की और उसके बाद में आज हमने दादरी में मीटिंग करने का काम किया और जिस प्रकार से हमारे वर्करों का जो जोश देखने को मिला काबिल तारीफ था, क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी का गठबंधन टूटा और उसके बाद में जिस परिस्थितियां बदली। वहीं गुरुग्राम के देवीलाल नगर में होली की रात मस्जिद के बाहर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद कर ली है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने शराब के नशे में धुत होकर वारदात को अंजाम दिया था। जिस वक्त उसने वारदात को अंजाम दिया उस वक्त उसके साथ उनका साथी भी मौजूद था और पुलिस की माने तो आरोपी से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि उसके खिलाफ पहले भी मामला दर्ज है। रात को सेक्टर 9 के थाने में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता इरफान की तरफ से जो एप्लीकेशन आई है उस पर FIR दर्ज कर दी है और उसमें एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है और जिस गाड़ी में वारदात करने के लिए ये लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से आए थे वो गाड़ी भी हमने बरामद कर ली है। इसमें एक व्यक्ति हमारे पास अरेस्ट है, जिसको आज हम कोर्ट में पेश करेंगे।
हमें पलवल में 2 मंजिला मकान में भयंकर आग लग गई है। पड़ोस के लोगों ने आग को पानी डालकर बुझाने में काफी मशक्कत की। भीषण आग को देख करके आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने के लिए पहुंची। समय रहते ही घर के लोगों को सुरक्षित घर से बाहर निकाला गया। क्या हादसा हुआ है? अभी हम पता चला कि मेरे घर में आग लगी है। क्या ज्यादा पहुंचे तो देखा तो फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने आग में काबू पा लिया। तो ज्यादा नुकसान हुआ? नहीं, अभी कोई पता नहीं चला। अभी आया पता लगा फायर ब्रिगेड आग काबू पा लिया। लगी कैसे आग, कुछ पता लगा? नहीं पता सकते। अभी आग बुझा पाए या नहीं? अभी हम अभी पहुंचे देखा था, बाकी अंदर देखो लगे हुए। और वही रेवाड़ी के गांव रसियावस के एक ईंट भट्टे पर छोटी होली की रात को मजदूरी करने वाले एक श्रमिक की दूसरे श्रमिक ने नशे की हालत में गला काट करके निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें कि मामूली कहासुनी होने पर अपने ही श्रमिक साथी की तेज धारदार हथियार से हमला करके उसकी हत्या कर दी गई और वो फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह बावड़ थाने में सूचना मिली कि शिवात पट्टा जो कि गांव रसियावास में है, उस पे झुग्गी बनी हुई, उस झुग्गी में एक आदमी मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जिस सूचना पर जो है पुलिस वहां पहुंची तो देखा नंदी नाम का एक लड़का जो उस भट्ठे पे ईंट ठापने का काम करता था, उसकी जो है डेड बॉडी वहां उस झुग्गी के अंदर पड़ी हुई थी और उसकी गर्दन पर तेजधार हथियार से चोटें मार के उसकी हत्या की। अंबाला में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोर ने 2 साल के बच्चे की गर्दन पर चाकू रख करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे घर से कैश और आभूषण लेकर के फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये जो बीडीओ ऑफिस के बैक साइड में एक कॉलोनी में परिवार के सदस्य घर से बाहर गए हुए थे किसी काम के लिए और एक छोटा बच्चा था वहां पे और एक गुड़िया थी 12-13 साल की। तो जो एक लड़का अकेला आया और काले कपड़े पहने हुए थे, मुंह पे उसने मास्क लगाया हुआ था। तो उसने कहा भी उस बच्चा छोटा था 1-1.5 साल का, उसको बच्चे के गर्दन उसको चाकू लगा, मैं चाकू इसको कुछ मार दूंगा तो आप मेरे को अपने जो भी घर में दे दीजिए। तो उसने बेड में 30,000 रुपए कैश लगभग और एक सोने के अपना कांटे और 2 अंगूठियां और कुछ चांदी के जेवर वो लेके वहां से चले गए और दीवार दूसरी साइड से बांध कर वो भाग गया। गए सर, जैसे घर पे बेटा था मेरा 1.5-2 साल का और बेटी थी 13 साल की। सर वो पीछे से चोर घर में घुस के और छोटे बेटे के ऊपर चाकू की नोक रख के सर वो बोलने लगे कि मैं तुम्हारे भाई को खत्म कर दूंगा जब ना तुमने अंदर से जो घर में है निकाल के दिया। सर बेटी कह रही भी हमारे घर में कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी जबरदस्ती उससे वो करा के भी मैं तेरे भाई को मार दूंगा। उस पूरा घर कड़वा के बेड के बाद सारी चीज मतलब उथल पुथल करा के सर वो से निकलवा के सारा कैश और वह जेवरेज जो शादी के बेटी के उसमें बना के रखे थे और मम्मी के उसके वो सारे लेके सर वो फरार हो गया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।